नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूं और आज की इस लर्निंग में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी पिछले एक साल में 27,000% की उछाल दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका डेटाबेस कह रहा है। और क्या लगता है, अब भी उछाल बनाने की लायक बनी है या सबके सब प्रॉफिट बुकिंग के लिए आसार पे चल रही है? जानने की प्रयास करेंगे हर एक एक्सपेक्ट को। चलिए समझने की प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम है उजास एनर्जी लिमिटेड। तो स्टॉक की प्राइस की चर्चा करें तो काफ़ी ये कह सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव और रेंज टू रेंज लगातार भागती नजर आती है। इसको चार्ट का आंकड़ा यही कहती है। क्या इस कंपनी को लेकर के क्या ग्रोथ लेवल है, कंपनी की बिजनेस क्या करती है, उससे होने वाले फायदा नुकसान से कंपनी का स्टॉक प्राइस में क्या रिकंसिलेशन बन पाती है, इसी की चर्चा करेंगे। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। जब वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो निकल के आती है स्पान 10 एनर्जी सेक्टर की कंपनियां में, जहाँ पे सोलर एनर्जी को लेकर के आती है रूफ टॉप कंपनीज नंबर 1 इंडिया के अंदर निकल के आती है। साथ में प्रोवाइडिंग टर्नकेप सर्विसेज की बात करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात कर, जहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात करो, दमन एंड दीव की बात करें, या फिर जैसलमेर की बात करें जिसमें अलग अलग कंपनियों के साथ इनका टाइप हो रखा है। कहती है गुजरात की नंबर 1 कर्नल बैंक्स की बात करती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका कामकाज देखने को मिलता है। जो कंपनी खास करके बात कहूँ, जो कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन साथ में, उसमें चाहे वो ग्रीन एनर्जी के मामला हो या सोलर की बात हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ों से सीरीज की बात करें, या उस इन कंपनियों की मार्केट पोटेंशियल लगातार बढ़ती ही नजर आती है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हमने समझा। इनके पास एस्टिमेटेड क्लाइंट की बात कर देखा जाए तो क्लाइंट की लिस्ट भी अच्छी खासी, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें या फिर इनके पास नेल्को की बात करें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है जो हमारे इनके लिए, हम इनके लिए कामकाज करते हैं। जबकि स्टॉक की प्राइस में जो हाल आई, उसी की वजह से हो सकता है कि इनके पास काम धंधा ज़्यादा बढ़ा और काम धंधा बढ़ने की वजह से मार्केट में इनके लिए उछाल बनती हुई नजर आती। जो कंपनी की तरफ चर्चा करें तो कंपनी 1999 में बनी थी। उजास एनर्जी लिमिटेड इंगेज इन द जनरेशन ऑफ द सोलर पावर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड सर्विस ऑफ द सोलर पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपनी का कामकाज रहा है। इस कामकाज से जो फायदा है, सेक्टर तो लगातार क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, लगातार प्रमोट हो रही है। और इस प्रमोट की वजह से मार्केट में जस कंपनी का बुक वैल्यू करीब 6 रुपये का था, 7 रुपये मान लेते हैं, वो करीब करीब 600 के आसपास की पहुंचने के अंदाज से चल रही है। और आगे चल करके हो सकता है करीब 1000 से लेकर के 1200 को टच कर पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये जो नंबर कह रहा हूँ, ये नंबर अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण है। और कारण ये है, जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों कंपैरिजन, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा कहता है। और भीड़ जहाँ पे ज़्यादा होती है, लोगों की रुझान लगती है, अच्छा यहाँ तो कुछ बड़ी बात है, इसलिए तो बड़ी सी भीड़ खड़ी है। जब आप कहीं जाते हैं मार्केट में, एक आम बात करें तो वहाँ पे आप जब किसी भीड़ को देखते हैं तो आप वहाँ पे टूट पड़ते हैं। भाई कुछ तो बात होगी, या तो सस्ता मिल रहा होगा या वहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटी के सामान मिल रही होगी। दोनों बातें होती है। जहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3 रुपये 17 पैसे का अंदाजा करता है, अर्थात 300% से ज़्यादा की क्या कहती है, अर्निंग पर शेयर की बात करती है। मार्केट कैप भी अच्छी खासी उछाल के साथ करीब 7,500 करोड़ से आगे निकल चुकी है, जहां पे आरओसी की बात और आरओई की बात भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हायर टू हायर रेंज की बात करती है। जहां पे सबसे अच्छी बात की बात करूं तो प्रमोटर्स अपने सभी के सभी शेयर को पकड़ के बैठे हुए हैं, दोनों मुट्ठी दबा के बैठे हैं, 95% की होल्डिंग लगा के बैठे हैं और बाकी 5% की होल्डिंग ही आम पब्लिक के लिए छोड़ के रखी है। जहां करंट रेशियो का आंकड़ा देखा जाए तो काफी ज्यादा कहता है 2.17 का, लेकिन डेट टू इक्विटी को लेकर कहती है नॉमिनल सी वैल्यू का। इन सभी एस्पेक्ट की तरफ समझने का प्रयास करेंगे, जहां भी हमने क्या किया है, इन समरी डेटा में हाईलाइट करने का, मार्क करने का प्रयास किया। उसके पीछे हम R2R को समझेंगे। इसका मतलब है रिस्क टू रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एज वेल एज रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जो आखिर अपने निवेशकों के लिए कैसा देता है
और अपने बिजनेस मॉडल में इनका बिजनेस रिकंसिलिएशन क्या कहता निकल के आता है। जो जो पार्ट होगा वो पार्ट हमारे हमने लिया है फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को, जिसको हमने नाम दिया F2T2 का नाम रखा है। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी के कुछ एस्पेक्ट के साथ। वो एस्पेक्ट कहता है, इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे सामने आता है इनकी फंडामेंटल्स की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ को लेकर के कुछ दर्शाती है, और वो ग्रोथ ये दर्शाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का। जून से लेकर के जून 24 का आंकड़ा में कहती है यहाँ तक तो हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं थी, हम तो लगातार गिर रहे हैं। सेल्स गिर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, चाहे अब जून से कंपेयर कर लो या मार्च से कंपेयर। इसके अलावा की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का क्या कहती है, कहती है कंपनी बीच में एक लंबी नुकसान पे गया था, लेकिन नुकसान को थोड़ा सा क्या करती है, रिकवर करते हुए आगे निकल रही है। तो ये कह सकते हैं कि पिछले साल से गिरावट है, और उससे पहले से भी ट्रेंडिंग इसका गिरावट का संकेत है। लेकिन चार्ट क्या कहती है, चार्ट कहती है 27,000%, 14,000%। भाई इसके और इसके आपस में तालमेल किस लेवल पे बनती है वो जानने वाली बात है। क्या मार्केट केवल सेंटिमेंट पे चल रही है, कुछ और भी आंकड़ा देखती है। जहाँ पे इबिटा में देखा गया करीब करीब जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें 280% की उछाल आती है कंपेरिजन वो तो पिछले, क्योंकि पिछले साल गिरावट में था, इस बार इसने इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए इसी ट्रेंडिंग व्यू को हम यदि समझें क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, तो कंपनी को लेकर के हमारे सामने डेटा केवल और केवल स्टैंडअलोन डेटा निकलती है, और इसमें कंपनी के पास करीब 11 करोड़ के आसपास कभी जमाने में सेल हुआ करता था। वो सेल की बात करें तो आज के टाइम में इनके पास सेल कितना, करीब करीब 6 करोड़ से नीचे आसपास ही रह गया। तो यहाँ से सेल्स इंक्रीज नहीं किया, समझ में आई। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनका पहले कुछ सालों से जो नहीं था वहाँ पे आके बढ़। अब एक बात और बिल्कुल समझ नहीं आती है, जो भाई इस कंपनी में कि निगेटिव का सेंटिमेंट क्या कहता है, जो बार बार मार्च में कभी सितंबर में कभी मार्च में नुकसान बुक करती है। इसके अलावा की बात किया जाए तो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली बेसिस के 45 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाती है, ये बड़ा आश्चर्य बात निकल के आती है। सेल कंपनी का केवल 5 करोड़, बाकी देखा जाए तो कहती है 45 करोड़। ये कैश लेवल कैसे हुआ, यहाँ कुछ गलत इंफॉर्मेशन है या गलत प्रेजेंटेशन है या गलत एरर की बात कर रहे हैं। अब ये समझने वाली बात है, कहती है यदि हम इसको कैलकुलेशन भी करें तो हमारे सामने कितना निकल के आता है, 19,524 करोड़ का निकल के आता है, जबकि यहाँ भी इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरावट। तो शायद हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ पे नंबर के हिसाब से गलत हो सकता है 4 करोड़ का। इन डेटा बेसिस की तरफ चला जाए और समझा जाए तो ये कंपनी के बारे में कहती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गैप अप नहीं थी, तो गैप अप हुआ यहाँ पे जहाँ पे कुछ नई आयाम के लिए पहुँचने के लिए मदद मिला। अब सवाल आता है कि कंपनी में पिछले साल दर साल की बात करें तो 200-250 करोड़ के आसपास का सेल्स घट के केवल 27 करोड़ का हो गया, अदर सोर्स ऑफ इनकम 17 करोड़ का हो गया, तो मार्केट की पोटेंशियल 29 करोड़ का हुआ। अब समझने वाली बात यहाँ पे है, जो मार्केट में भीड़ दोबारा किसके अकॉर्डिंग है, क्या मार्केट में निवेशक कम है या निवेशक ज़्यादा है, ये भी देखने वाली बात है। क्या एक ही लोगों ने भर के रखा है उसकी बात है, क्या प्रमोटर ने ज़्यादा होल्डिंग किया उसकी चर्चा कर। जहाँ पे 27 करोड़ का सेल्स के अकॉर्डिंग 29 करोड़ का प्रॉफिट दर्शा, इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफ़ी ज़्यादा आता है। और ये अदर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, ये एक समझने वाली बात होगी, जिसके लिए शायद हमें डीपली डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इस कड़ी को भी हमने देखा और आप समझने के प्रयास करेंगे उस R2R में रिकंसिलिएशन पार्ट को। रिकंसिलिएशन किस पार्ट को करेंगे, हम करेंगे बैलेंस शीट को और पीएल से कंपेयर नहीं, रिकंसिलिएशन करेंगे आपस में, जो आखिर इनका बोरोइंग्स को लेकर कहती है हमने बोरोइंग्स को लगातार पे आउट किया। रिड्यूसिंग द बोरोइंग्स, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पोजिशंस। कैपिटल को लेकर कहती है जो कैपिटल इसके पास कम हो गई, ऐसा कैसे हुआ, पहले कंपनी के पास कंसोलिडेटेड डेटा था, अब जाकर स्टैंडअलोन डेटा हो।
डेटा की बात कर रही है ना, जहाँ 20 करोड़ का था वही 11 करोड़ ला के लुढ़क गया। मतलब या तो यार डेटा इनकरेक्ट है या कुछ और भी कहना चाहता है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करीब ठीक ठाक है, और फिक्स एसेट्स की पार्ट करीब 29 करोड़ के आसपास, जो कि पहले पीरियड से इसमें लगातार क्या कह रही है, यहाँ पे कुछ बड़ी डाउनफॉल की बात पहले दिन। जहाँ कंपनी में 26 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट में उधार भी रखा है, उधार के पीछे देखा जाए तो ये कहता है 27 करोड़ का इनका टोटल सेल्स है और 26 करोड़ का उधार है। नंबर को नोट करना, 27 करोड़ का सेल्स, 26 करोड़ का उधार और 29 करोड़ का प्रॉफिट। अर्थात कंपनी में हुआ क्या, कारोबार से पैसा आ रहा है या कुछ और चीज से पैसा आ रहा है, ये बिल्कुल ही समझ में फिलहाल बिल्कुल नहीं आ पा रही है। जो आखिर इनका सिचुएशंस क्या कहती है, क्या सबके सब इनके पास रेंटल इनकम या बाकी सारे इनकम तो नहीं आता है, या लीज करके रखा हुआ जहां से इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आता है। चलिए इन पड़ाव को हमने देखा और रेशियोज को लेकर के देखते हैं। तो रेशियोज को लेकर कहती है कि भाई इनके पास तो 365 दिन में पैसा आता है। कौन सा कारोबार इनका है जहां एक साल में पैसा आता है, और यहाँ पीरियड से इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। जहाँ पे एक 3-3 साल में पैसा आता था वहाँ पे एक साल में पैसा आ रहा है, तो ये इनके लिए एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है मार्केट सेंटिमेंटल को। जबकि सेंटिमेंटल के बारे में देखा जाए तो मार्केट सेंटिमेंट कुछ कहता है कि नहीं कहता है इसको लेकर के, तो कहती है। इनके लिए एक अपडेट आया था, वो कहती है आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला था, मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन बिटवीन द बजाज एनर्जी लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक कुछ मामला चल रहा था, केस चल रहा था, जिसके लिए उनको कुछ मिला। इसके अलावा इनके पास कुछ और भी मिला था, जिसमें कि अलॉटमेंट ऑफ इन्होंने बोनस इशू के लिए चर्चा किया था। इसके अलावा की फिक्स डेट की बात किया था। इसके अलावा देखो उनको अवार्ड मिलता हुआ नया। इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन का केस चला था उसके प्रति भी इन्होंने अपडेट किया, कब कब 24/9 का अपडेट दिया था। जो हमारे पास इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से जो आर्बिट्रेशन था उसमें हमारे क्या हुआ, कहते हैं 100 पेज कॉपी ऑफ द अवार्ड, 100 पेज एंड 100 पेज का अवार्ड इन्होंने दिया। अब इसमें अवार्ड में कंक्लूजन क्या निकला, कहती है कंपनी कहती है सब्जेक्ट टू द क्लिफाई द कॉपी ऑफ द इंटीमेशन द आर्बिट्रेशन अवार्ड इन द मैटर ऑफ द उजास एनर्जी एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाज रिसीव इन द अपर ऑफिस ऑन द फ्राइडे को इनको रिसीव हुआ था। कहती है द ऑफिस वाज द क्लोज ऑन सैटरडे, और बाद में कहती है कि ड्यू टू द प्रैक्टिकल वी हैव रिसीव द कॉपी ऑफ द अवार्ड ऑन द मंडे को बात करती है। उसके अलावा 100 पेज की बात करती है। क्विक वी रीड टू द अवार्ड एंड द मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म टू द क्रिटेरिया, जो कि अर्लीस्ट की बात उन्होंने कहा। उसके बाद कुछ ऐसा अपडेट उन्होंने दिया आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद, उसके बाद ऐसा कोई अपडेट उन्होंने नहीं दिया। ये अपडेट 24 का था, 25 को दोबारा बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है उस पर यदि चर्चा करें, वो कहती है कि इनके पास 25 सितंबर को उन्होंने बोर्ड मीटिंग रखा था, और कहती है जो कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग कंक्लूज होती है, कंक्लूज में क्या निकल के आए उस पर देखा है तो कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ द बोनस शेयर को लेकर के, मतलब अवार्ड मिला, अवार्ड का कोई कंक्लूजन नहीं पता चला क्या हुआ, और यहाँ पे बोनस शेयर को लेकर के कहा कि हम अपनी फिक्स डेट रखते हैं। 20 सितंबर को उन्होंने रखा। ठीक है, इसके अवार्ड की बात ये हो गया। इसके अलावा की बात करें कुछ और, कोई नया प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रही है और कुछ ऐसा बात नहीं आती। अब इस कंपनी में निवेशक की तरफ देखा जाए तो कंपनी में निवेशक काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रमोटर के अलावा, प्रमोटर जो कंपनी है उसके अलावा की बात करें तो कंपनी में ये कह सकते हैं जो पब्लिक की होल्डिंग 6% के आसपास बनती है। पब्लिक में 6% की होल्डिंग में अब एक नाम निकल के आता है। भाई इसमें एक्चुअल में आदमी कितना है ये समझ मुझे आ चाहिए। इसमें टोटल 93% वहाँ गया, 5% एक लोगों के पास स्वास्थ्य का फिन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड 5% की होल्डिंग। तो मार्केट में फिर रहा कितना होल्डिंग, सवाल होना चाहिए। मार्केट से भले ही मार्केट 100% उछाल करती हो, लेकिन इस कंपनी में एक्चुअल में पब्लिक के पास होल्डिंग बची कहाँ था, पब्लिक के पास होल्डिंग बची नहीं है, 1% के आसपास भी नहीं बची है। तो फिर मार्केट में ट्रेड कौन कर रहा है,
मार्केट के जंप कैसे कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके हो सकता है यही अपनी पोजीशन को धीरे धीरे सेटअप करते हैं और एक हाई लेवल पे जा करके बेचने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे इस कंपनी की मेन ओनरशिप की बात करें तो इसका नाम है अ, उस कंपनी का नाम है SVA फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय द वंदना मुंद्रा, और वंदना मुंद्रा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म को। SBA फैमिली वेलफेयर का एक देखने को मिलता है, और इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें कि विकल्प मुद्रा उन्होंने इंटरव्यू दिया था इन द इनक्लेव द इंडिया मैगजीन को, और इन्होंने कहा थी कि हमारे पास ये सारा काम का। तो भाई इसमें मुझे कुछ बातें बिल्कुल समझ नहीं आ पाई। यदि आप लोगों को कुछ बड़ी समझ आए तो मुझे आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना। जो कंपनी कहती है हमारे पास बड़ी बड़ी हमने क्या किया है, ऑपरेशंस किया है, मेंटेनेंस किया है, या कुछ और काम किया है, या उसके लिए हमने पैनल बनाया है। जब पैनल बनाया तो उनसे होने वाले फायदा नुकसान में कितना बना, केवल और केवल 6 करोड़ 7 करोड़। जबकि सेल्स को लेकर कहती है जिसमें सेल्स लगातार गिरा है, प्रॉफिट नियर अबाउट इंक्रीज किया है, स्टॉक की प्राइस कितनी गुनी भागी है, और नियर रिटर्न ऑन इक्विटी की आंकड़ा भी लास्ट 12 महीने के डेटा थोड़ा सा बैकअप देती है। अर्थात प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट चल रहा है या सेंटिमेंट के बेसिस पे मार्केट, या फिर इसको क्या कर रहे हैं जो निवेशक बैठे 1% के आसपास वही इसको चल। ऐसा आंकड़ा की बात करें जिसमें पीयर्स में सीमेंट्स, एबीबी, सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों में भीड़ कम नहीं है, सभी कंपनियों में दबा दबा के भीड़ है। चाहे भेल की बात करें, सुजलॉन एनर्जी की बात करें, तो इस कंपनी में देखा जाए तो सुजलॉन से ज़्यादा भीड़ है, सीजी पावर से ज़्यादा भीड़ है, एबीबी से ज़्यादा भीड़ है, समस्या से ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा कहता है। और ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं है कि हमने कंपनी के बारे में समझने का प्रयास किया, जहाँ पे कंपनी के बारे में देखा कि पिछले 1 साल पिछले 5 सालों में पूरी 22,000% की उछाल बनाती है, एक पेनी से मल्टी बैगर बना, लेकिन उसके पीछे कुछ वजहों को समझने का प्रयास किया तो इनके चार्ट कहती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो गिरता नजर आता। तो इन आपस में रिकन्सिलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता जो किस वजह से मार्केट की ऊंचाइयां पे पहुंच रही है, और केवल मेरे समझ में आ पा रही जो ऊंचाइयां पे टच करने के कारण एक ही है। और जब हमेशा मार्केट में 5% के सर्किट के साथ ही चलता है तो आंकड़ा क्या, जहाँ वॉल्यूम नहीं ज़्यादा नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम कितने आती है, वॉल्यूम की चर्चा किया जाए तो शायद 230 वॉल्यूम आया था, 239 वॉल्यूम आया था, 1000 वॉल्यूम आई थी। देखिए पूरे मार्केट में 1000-2000 शेयर ही ट्रेड हो पाते हैं। तो स्टॉक की बात तो ऐसी बनेगी ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% की होल्डिंग है तो बची है आम निवेशक के लिए। दोस्तों इसकी पार्ट को जरा एक नज़र और समझिए, जो कंपनी ने कुछ आंकड़ा दिया और आंकड़ा ये देती है जिसकी हम वॉल्यूम को जरा एक बार दोबारा रिकन्सिलेशन करते हैं, तो मार्केट में वॉल्यूम को देकर देखिए, यहाँ तक तो वॉल्यूम ठीक ठाक कहती थी। कितना वॉल्यूम कहती थी इसको, वॉल्यूम कहती थी 6 लाख 7 लाख तक आसपास वॉल्यूम आती थी। फिर वॉल्यूम को क्या हुआ, वॉल्यूम किसकी नज़र लगी, 100-200 वॉल्यूम ही ट्रेड होना चालू हुआ मार्केट। और जब इतना ही वॉल्यूम आएगी तो एक ही लोग खरीदेंगे, एक ही लोग बेचेंगे, तो 5% के बजाय कि 10% जाएगा, 40%। जबकि कंपनी अपनी स्प्लिट ऑफ शेयर किया था, उसके बाद बोनस शेयर भी 4 के बदले 1 उन्होंने अभी 24 के दौरान में दिया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे उछाल बनाई थी कंपेयर टू मार्च के बेसिस पे, जबकि कंपनी में ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग 6% नहीं दिखती है, नियर अबाउट उतना ही दिखती है, जबकि प्रमोटर ने कुछ क्वार्टर में अपनी पोजीशन बेचा है, हायर प्राइस से बेचा होगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि 22,000%, 30,000% के आसपास की उछाल बनाती है, और 1 साल का डेटा कहती है इनको 27,000% की। मतलब 1 रुपये का 27,270। तो मार्केट में 1 रुपये से करोड़पति बनना कितना आसान है। इसलिए चलिए यहाँ पे वॉल्यूम 11 ट्रेडिंग होता हो, फिर मार्केट क्या 400%, 500%,
हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को, क्या क्या एस्पेक्ट थे, क्या डार्क सेक्टर थी जहाँ पे लोगों को मौका नहीं मिल रहा होगा खरीदने के लिए, लेकिन खरीदने वाला कौन, बेचने वाला कौन। कभी कभी ये कहता है कि 1% होल्डिंग में कंपनी में बड़ी 55,000 के आसपास। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। ये एंड थैंक यू फॉर